हेलो दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग। दोस्तों, आज मैं जिस हीरोइन की आपसे बात कर रहा हूं, उनके क्या कहने। उन्हें ब्यूटी क्वीन कहें, सिने क्वीन कहें या मिस एशिया पैसिफिक क्वीन कहें, आप उनको ट्रेजेडी क्वीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत दुखी रही। उसमें ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनका जो मुकाम है, कितनी सारी फिल्में उन्होंने कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ दी है, और किस बड़े स्टार, बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं किया। आप जिनका नाम बोले उनके साथ काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली ब्यूटीफुल, जिनकी दिलकश मुस्कान देखकर आपके मुंह से निकलता है वाओ व्हाट अ ब्यूटी। वो है जीनत अमान। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं जीनत अमान के बारे में बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरा शो कहीं मत छोड़ के जाइएगा। इसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड में, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अफजल खान। क्या आप जानते हैं जीनत अमान के जो पिता हैं अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने दो बहुत बड़ी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे, पाकीज़ा और मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म जिसे कमाल अमरोही साहब ने बनाया था, और ये फिल्म बहुत सालों में बनी थी। कितना पैसा लगा था इस फिल्म के सेट पर और इस फिल्म पर। जी, जैसे राजीव घूंघट उठा रहा हो। हाँ, उन्हीं दोनों फिल्मों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके जीनत अमान के जो अब्बू हैं, उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। अच्छा, दूसरी एक और बात, आप जानते होंगे रज़ा मुराद साहब को, जिन्होंने बहुत फिल्मों में एज अ विलन काम किया है। रज़ा मुराद साहब भी जीनत अमान के रिश्ते में भाई लगते हैं। तो जाने दो इन्हें कचहरी, करने दो इन्हें अपनी जमीनों का दावा, लेकिन याद रखो हिसाब के सारे कागजात हमारे पास हैं। जब वो खुलेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी, जीनत अमान साहब, मैं आपको बताऊं कि जीनत अमान ने अपना करियर जो है 1971 में ओपी रलन की फिल्म से शुरू किया था, जो एक मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री भी थी फिल्म। ये कोमल काली अर्थात कन्या कौन है? आओ लीना, आओ। ये बहुत सच्चे जोशी है, मेरी सब बातें साफ साफ बता रहे हैं। आओ तुमको भी बताएं बच्ची, इनकी गुरु की कृपा से क्या छवि पाई। उसमें कबीर बेदी थे उनके साथ, उसमें हेलन ने भी काम किया था और जीनत अमान ने भी काम किया था। लेकिन सही मायनों में ये उनकी फिल्म इतनी चली नहीं थी। जो असली उनकी फिल्म, जहाँ से उनकी ज़िंदगी में मोड़ आया है फिल्म इंडस्ट्री में, जब उन्होंने अपना सही मायनों में पदार्पण किया है, जिसे आप पदार्पण कहते हैं, वो है 1971 की ही फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। मजा आता है घर से भाग जाने में, खासकर जब तुम्हें पता हो कि वहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। दम मारो दम, मिट जाए गम। हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इसे देवानंद साहब ने बनाया था और देवानंद साहब ने इसमें काम भी किया था। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इस फिल्म की। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। और इसका एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा ये है कि जो देवानंद साहब हैं, वो इस फिल्म की रियल लाइफ एक हीरोइन से मिले थे, जेनिफर। जेनिफर जो है वो एक इंडियन ओरिजिन की हिप्पी लड़की थी, जिससे देवानंद साहब मिले, और देवानंद साहब ने जब बात की उससे, तो उसकी जो कहानी थी उनको इतनी अच्छी लगी, उसकी रियल लाइफ कहानी इतनी अच्छी लगी, उसी पे कुछ हिस्सा लेकर उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाने का फैसला किया। प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के। और वो जेनिफर जैसी कोई लड़की को ढूंढ रहे थे,
और जब उन्होंने जीनत अमान को देखा तो उन्होंने देखते ही जीनत अमान से कहा, कुछ भी कहो जीनत, मुझे लगता है मेरी जेनिफर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? क्योंकि तुम्हारे बिना हरे राम हरे कृष्णा बन नहीं पाएगी। जसबीर, क्यों किए जा रहे हो घड़ी घड़ी मेरा पीछा? तुम्हारा नाम जसबीर जायसवाल नहीं। देवानंद साहब बहुत ही कमाल के इंसान थे और डूब के काम करते थे। आखिर सांस तक उन्होंने फिल्में बनाई हैं। खैर, जीनत अमान ने जब हरे रामा हरे कृष्णा में काम किया तो उनको देखकर इंडस्ट्री को पता चल गया था कि एक खूबसूरत नई हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे को नॉक कर रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो हमने फिल्में देखी हैं, मेरा मानना ये है कि जीनत अमान जो है उस ज़माने में आज के हिसाब से, मतलब उस ज़माने में कोई 10 या 15 साल एडवांस हीरोइन थी। मतलब वो जिस तरह से वो बोल्ड सीन करती थी, जिस तरह से वो बेबाक होके पर्दे पर आती थी, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और अगर आप उनकी और फिल्में देखें, उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा के साथ एक देवानंद के साथ और फिल्म की थी, हीरा पन्ना। फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता। तो वो फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी बेबाक हीरोइन थी वो, जिसमें गाना था, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इसलिए कि आपके पास एक खास चीज है जो उसके पास नहीं है। क्या? हीरा। बाहर से कैसे भांप लिया आपने, वो तो अंदर है। तो उसके बाद जीनत अमान की ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में करने का उनको मौका मिला। उन्होंने बहुत बड़े एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। क्या मतलब? मुझे छोड़ के चले जाओगे? चाहते हो बलराम यहाँ आए और मेरा हाथ तोड़ दे? मैं उसका सर तोड़ दूंगा। आए तो जरा। तुम चले गए तो जरूर आएगा। रंगीन हो गई हो समुंदर में नहा के। बने रहिए, मैं बताऊंगा और भी बहुत रोमांचक किस्से हैं मेरे पास, कहीं जाइएगा मत। जीनत अमान ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ आगे चल के काम किया। बहुत सारी फिल्में आई उनकी। प्यार होते हुए भी आपने उसे छुपाने का ढोंग किया और मैंने उस प्यार को पाने के लिए मरने का ढोंग किया। ढोंगी से ढोंगी टकराए, प्यार का इकरार हो जाए पांचवा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जीनत अमान की पर्सनल लाइफ में बहुत ट्रेजेडी रही। इसमें उनका जो सफ़र शुरू होता है, जैसे 1980 में एक फिल्म आई थी अब्दुल्ला में उन्होंने संजय खान के साथ काम किया था। संजय खान ने ये फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में इश्क हो गया था। दोनों बहुत क्लोज एक दूसरे के हो गए थे और जीनत अमान संजय खान को दिल से चाहती थी। संजय खान ऑलरेडी शादीशुदा थे, बच्चों के बाप थे, लेकिन उसके बावजूद भी जीनत अमान ने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। और जो सोर्स बताते हैं, मीडिया सूत्रों के अनुसार 1978 में तो उन दोनों ने अपनी मैरिज की जितनी भी लीगल कार्रवाई थी, लीगल प्रोसेस भी पूरा कर लिया था और वो अनाउंस करने जा रहे थे। नजर नहीं चुराना सनम। इसके बाद जीनत अमान अपने बाकी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई थी और संजय खान के साथ उनका इश्क चल ही रहा था। मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा था ये सब। संजय खान की फैमिली को भी इस बात की जानकारी थी। संजय खान आगे चलकर उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। हुआ ये कि एक बार जीनत अमान बॉम्बे से दूर लोनावला में अपनी शूटिंग कर रही थी। अचानक रात को उन्हें फ़ोन आता है संजय खान का कि मुझे एक अब्दुल्ला का गाना रीशूट करना है, आप प्लीज़ बॉम्बे चले आइए। देखिए, ये मोहब्बत ही होती है कि आपको कहीं पर किसी भी टाइम खींच कर लेकर जाती है। अच्छा
बहाना है कि मौसम सुहाना है। मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 ना। हालांकि उस रात अगर जीनत अमान चाहती तो वो नहीं जा सकती थी। वो बोल सकती थी कि आई एम बिजी विद माई अनदर शूट, आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं बाद में आके इस गाने को शूट करूँगी। लेकिन ये मोहब्बत थी, जो प्यार था, जो उनको वहाँ से खींच कर बॉम्बे लेकर आया। आज सारी रात इंतजार करूंगी। उन्होंने अपनी शूटिंग ख़त्म होते ही वहाँ से सीधा वो फटाफट बॉम्बे आई। जब वो बॉम्बे आई तो वहाँ पर आके वो सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि जहाँ संजय खान ने उन्हें बुलाया था वहाँ पर ऑलरेडी एक पार्टी चल रही थी। संजय खान नशे में धुत थे और वो जीनत अमान को प्यार से एक होटल के कमरे में लेकर गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने वो हरकत की जिसके लिए मतलब कुछ भी हो, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, आप किसी को इस तरह से मोलेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बंद कमरे में उस रात को जीनत अमान को बहुत मारा। बताते हैं कि जीनत अमान जब संजय खान उन्हें मार रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा बाहर आई कि होटल का स्टाफ रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया और उन्होंने नॉक करके जैसे तैसे वो रूम खुलवाया और जीनत अमान को बचाया। ये जो बातें हैं ये सरासर मतलब ये गलत है, ये कबूल नहीं हो सकता, ये कबूल होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको और भी कुछ किस्से बताऊंगा आगे। उसके बाद जीनत अमान अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो इसको एक बुरे सपने की तरह मानती थी। उन्होंने आगे लाइफ में मूव ऑन करना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि वो ये मानती हैं, जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मैंने ये सोचा कि मैं शायद ये कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि लाइफ में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब आप एक सहारे को ढूंढ रहे होते हैं और उस वक्त जो भी आपको मिलता है आप उस सहारे को पकड़ लेते हो, आप उस कंधे पर अपना सर रख देते हो। और उसके बाद फिर वो चाहे सही हो या गलत हो, आप उसको अपनाने की कोशिश करते हो। ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, मैं इसको बुरे सपने की तरह भूलना ही बेहतर समझती हूँ। उसके बाद जीनत अमान अपनी और भी फिल्मों की शूटिंग में बिज़ी हो गई और उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। मतलब ऐसे कौन से एक्टर्स नहीं थे जिनके साथ जीनत अमान ने काम नहीं किया। आप चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें या संजीव कुमार की बात करें या मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। कीपा, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। थैंक यू डॉन। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, धर्मेंद्र की बात करें, उनकी फिल्मों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो फिल्में उन्होंने की थी। बस बने रहिए मेरे साथ जीनत अमान के इस शो में। दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाला ऊपर से ही जोड़े बना के भेजता है, लेकिन कुछ कपल्स को देखकर आपको खुद ही अजीब सा लगता है। मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये ऊपर वाले की मर्जी होगी। कुछ ऐसा ही 1985 में जीनत अमान ने किया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने एक स्ट्रगलिंग एक्टर मजहर खान के साथ अपनी शादी अनाउंस की। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि कैसा चाहिए, कि लड़की ने आ कर दी। मजहर खान मीडिया बताती है, मीडिया के सूत्र बताते हैं कि वो एक दिल फेंक इंसान भी थे, स्ट्रगलर तो वो थे ही। जीनत अमान के साथ एक फिर से आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेजेडी का नया सफर शुरू हो गया। बड़ा भाग आ रहा है। ठीक है मैं शाम को मशीन देख रहा है बड़ू, जानते हो क्या है? हाँ पब्लिक टेलीफोन है। हाँ उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना। मजहर खान उन्हें मारते पीटते थे, बल्कि सूत्रों से ये भी पता चलता है कि उन्होंने उनके साथ उनके अत्याचार इस लेवल तक थे कि जीनत अमान की आंख के नीचे एक स्कार बन गया था उनके जुल्मों की वजह से।
जीनत अमान कहाँ इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है ऐसी हीरोइन, और उन्होंने मज़र खान जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ शादी की। एक बार जीनत अमान से सिमी ग्रेवाल ने अपने एक शो में टीवी इंटरव्यू करते हुए उनसे पूछा था कि मज़र खान के साथ आप अपने एक्सपीरियंस को ज़रा बताएं। तो उन्होंने बताया था कि मज़र खान से मैंने शादी इसलिए की थी कि मुझे इच्छा थी बहुत माँ बनने की। मैं परिवार बनाना चाहती थी, मैं बच्चों को देखना चाहती थी, मैं अपने बच्चों को पालना चाहती थी, मैं फैमिली में रहना चाहती थी, मैं हस्बैंड का प्यार चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। रवि, मैं आ गई हूं तुम्हारी शर्त पूरी करने। आज की रात मैं यहीं गुजारूंगी। मुझे प्यार कर, ना 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 ना, इकरार कर, ना 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 ना। लेकिन मजहर तो कभी मेरे साथ थे ही नहीं। आप खुद सोचें कि जिस वक्त एक माँ को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है लेडी, जब वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उन ख़ास मौक़ों पर अगर आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी जीनत अमान ने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए मज़र खान का बहुत समय तक साथ दिया। मज़र खान एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थे, उनकी बीमारी बहुत लंबी चली। जैसे तैसे करके काफ़ी सालों तक जीनत अमान ने उनका साथ निभाया, लेकिन आखिरकार तंग आकर उनके जुल्मों से जीनत अमान ने अपने आप को किनारा करना ही बेहतर समझा। जीनत अमान ने अपनी ज़िंदगी में जो करके दिखाया है, उस बात का चर्चा आज हम आपसे कर रहे हैं। उनके टैलेंट को हम सलाम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जीनत अमान की जो फिल्में थी, इतनी उनकी फहरिस्त लंबी है। अगर आप उनकी 1975 में अजनबी फिल्म देखें, या आप उनकी चोरी मेरा काम देखें जो उन्होंने शशि कपूर के साथ की थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और 1977 में आप धर्मवीर देखें। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुमसे नहीं, राजकुमारी से बात कर रहा हूं। हमने कह दिया सो कह दिया। हम किसी से कम नहीं में वो स्पेशल अपीयरेंस उन्होंने किया था। एक कव्वाली थी, है अगर दुश्मन ज़माना कम नहीं, छोटे से रोल में उन्होंने क्या कमाल की भूमिका निभाई है। किसी से कम नहीं है। द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन के साथ 1979 में उन्होंने फिल्म की थी। उसके बाद 1978 में आई थी डॉन। और डॉन में जीनत अमान ने जो काम किया था, मतलब रिवेंज लेती है एक लेडी अपने भाई की मौत का, और अमिताभ बच्चन के सामने खड़ी हुई। अमिताभ बच्चन लंबे चौड़े एक्टर थे, और जीनत अमान की पर्सनैलिटी देखकर मतलब लगता था कि हाँ, ये है एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट सिने कपल। वैसे तो अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का भी कपल बहुत अच्छा लगता था। जीनत अमान, यू कैन से वन ऑफ दी अनदर गुड चॉइस फॉर अमिताभ बच्चन। रमेश, तुम्हारा भाई? हाँ, वो मेरा भाई था, और मैं चाहती थी कि मरने से पहले तुम्हें ये मालूम हो कि तुम क्यों मर रहे हो। देखो रोमा, मेरी बात सुनो। उसके साथ आप उनकी फिल्म देखें, सत्यम शिवम सुंदरम, आप कैसे भूल सकते हैं। 1978 में ये फिल्म आई थी, जिसके लिए नॉमिनेशन मिला था जीनत अमान को बेस्ट एक्ट्रेस का। कि फिल्मों के खजानों में से एक ऐसा नायाब नगीना है जिसको आप बार बार देख सकते हैं। आप देखेंगे कम कपड़ों में पानी भरती हुई ये गांव की एक औरत है, एक लेडी है जो चलती है भोर भये पनघट पे। आप इस फिल्म का पिक्चराइजेशन देखें, कोई वल्गैरिटी आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। उस टाइम पे किस तरह की डायरेक्शन होती थी, किस तरह से शूट करते थे उन गानों को। और जीनत अमान, लगती है जैसे कोई अजंता की मूरत जा रही है। जीनत अमान को पहले ही ऑडिशन, जीनत अमान खुद राज कपूर साहब के पास गई थी और बोल रही थी कि आप कुछ ऐसा कैरेक्टर देख रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं। राज कपूर साहब ने पहली नज़र में उनको सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पसंद किया था। तो ऐसी एक और फिल्म है जिसमें बहुत अलग रोल किया था जीनत अमान ने, अली बाबा 40 चोर, जिसमें वो डाकू बनी है।
आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। धर्मेंद्र इस फिल्म में थे। फिर इंसाफ का तराजू एक और ऐसी फिल्म है जो औरत पे हुए रेप और जुल्म के बारे में बात करती है, जिसमें राज बब्बर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने जिंदगी में कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। और दोस्ताना, लावारिस, महान, पुकार, ये ऐसी फिल्में हैं जो जीनत अमान के ताज में जड़े हुए नगीने हैं, जो हमेशा चमकते रहेंगे। लड़की कौन है? किससे पूछकर दादाजी ने पेपर में छपाया था? ऐसा नहीं बोलते बेटी। मुझे एडवाइस कर रहा है। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया, आप प्लीज़ मेरे इस प्रोग्राम के लिए, बॉलीवुड ही बॉलीवुड के लिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगा आपके पास, और भी बहुत कुछ है मेरे इस ट्रेजर में आपके लिए, चाहिएगा नहीं। फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अफजल खान आपसे इजाज़त लेता है। टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, खुदा हाफिज़, चाओ।